हेलो एवरीवन। अब हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 में हमने साहिब के स्टोरी को देखा था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे जो कि एक लड़के के बारे में। उसका नाम है मुकेश। तो स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो यहाँ पे ऑथर बोलती हैं कि मतलब जस्ट इसके पहले आप देख सकते हैं आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार के ऊपर देखिए, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। मतलब अब साहिब अपने हिसाब से अपना काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बाद जिसके स्टोरी है मुकेश का, वो इसके जस्ट अपोजिट है। वो हमेशा अपना ही मालिक रहना चाहता है। मतलब वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है, वो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता है। मतलब वो अपना ही मास्टर रहना चाहता है, कोई और उसका मास्टर हो वो ये नहीं चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। तो वो ऑथर को बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा बड़े होके। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। तो ऑथर उससे पूछी कि तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़। तो बोलता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा। वो एकदम आँख से आँख मिला के बात करता है। अनलाइक साहिब पूरे आँख से आँख मिला के बात नहीं करता था, इधर उधर देखते रहता था। लेकिन मुकेश एकदम हिम्मत से कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे रहा था। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। तो ऑथर यहाँ पे बोलती हैं कि यहाँ पे जो मुकेश के जो ड्रीम्स है ये एक मिराज जैसे ही दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि जहाँ पे मुकेश रहता है कहाँ पे रहता है वो फ़िरोज़ाबाद। वो फ़िरोज़ाबाद मतलब उसके जो गली हैं पूरे डस्ट से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जहाँ रहता है अभी उसको देख के तो नहीं लगता कि इसका ड्रीम पूरा हो सकता है। ये अभी एक मिराज लग रहा है, ये सपना ही रहेगा शायद। अब ऐसा क्यों होता है अब देखते हैं आगे। फ़िरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो ऑथर और भी बोलती है कि मुकेश जहाँ रहता है फ़िरोज़ाबाद, वो जगह अपने बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो बोलती हैं कि सारे मतलब कम से कम मतलब सारी के सारी फैमिलीज़, ठीक है, मतलब लगभग सारी फैमिलीज़ जो फ़िरोज़ाबाद में रहती हैं वो एक ही काम करती है, विच इज़ बैंगल मेकिंग। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर families have spent generation working around furnaces welding glass making bangles for all the women in the land it seems। तो ऑथर बोलती हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे लोग मतलब जहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उनके मतलब सारे जनरेशन बस फर्नेस के अराउंड काम करते रहते थे, ग्लास को वेल्ड करते रहते थे और बैंगल्स बनाते थे। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। तो मुकेश की फैमिली भी उन्हीं सब फैमिली में से एक फैमिली है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो ऑथर बोलती हैं कि शायद उनमें से किसी को पता नहीं था कि मुकेश जैसे और भी जितने छोटे बच्चे हैं उनका ऐसे इंडस्ट्री में काम करना इलीगल है, जहाँ पे गंदे सेल्स है। मतलब जहाँ वो काम करते हैं वो गंदा मतलब गंदा है, अनटाइडी है, बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है उधर। that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours often losing the brightness of their eyes। तो बोलते हैं कि अगर वहाँ एक बार अच्छे से लॉ इम्पोज हो जाए तो मुकेश की तरह और भी जितने छोटे बच्चे हैं, कम से कम 20,000 बच्चे होंगे ही, वो भी उस जो हॉट फर्नेसेस है जहाँ पे काम करते थे वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जहाँ पे वो अपना डे लाइट आवर्स मतलब बचपन में बच्चों को क्या सीखने की उम्र रहती है, तो उस समय वो वहाँ पे काम करें इंडस्ट्रीज़ में। तो अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो हो सकता है वो और भी कुछ सीखेंगे। और यहाँ इंडस्ट्री में काम करते करते अक्सर क्या होता है कि अपने आँख की जो रोशनी है उनकी कम होने लगती है। Mukesh's eye beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। तो मुकेश बिल्कुल प्राउडली बोलता है, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलता है कि चलिए आप मेरे घर चलिए, और एकदम प्राउडली बोलता है कि मेरा घर वापस से बन रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families and humans and animals coexisting in primeval state।
तो ऑथर बोलती है कि हम गली मतलब अलग अलग गली से होके जा रहे थे, स्टिंकिंग लेन्स मतलब बहुत गंदा बदबू आ रहा था, उधर पूरे इधर उधर कचरा फैला हुआ था। फिर ऐसे घर थे तो जो होवल्स मतलब छोटे छोटे घर थे, क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवार टूटे हुए थे, वॉबली डोर्स मतलब डोर भी इधर उधर मतलब स्विंग हो रहे थे, अच्छे डोर्स नहीं थे, ठीक है, नो विंडोज़, खिड़कियाँ नहीं थी घर में, और एक एक घर में बहुत सारे फैमिलीज़ थे, बहुत सारे लोग रहते थे और एनिमल्स रहते थे। तो और ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ पे आ गए, प्रीमेवल स्टेट में, जहाँ पे जब पहले जब इंसान एनिमल्स के साथ रहते थे उस टाइम का फीलिंग आ रहा था ये सब देख के। He stops at a door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open। तो बोलती हैं कि वो मुकेश एक घर के सामने रुका और उसका जो आयरन डोर था जो कि वही ख़राब था उसको अपने पैर से धक्का दिया और उसको खोल दिया। We enter a half built shack, हम एक टूटे मतलब आधे ही बने हुए झोपड़ी में घुस गए। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। तो बोलती है कि हम घुसे और उस जगह के एक हिस्से में हम देखे कि एक फायरवुड स्टोव था, जो हम लोग लकड़ी से आग जलाते हैं तो उसका एक चूल्हा बनता है वो, और उसके ऊपर पूरा डेड ग्रास रखा था, थैच मतलब कवर, तो वो सब रखा था सब जलाने के लिए। और उसके ऊपर एक लार्ज वेसल, एक बर्तन रखा था, उसके ऊपर वो स्पिनच लीव्स रखे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एलुमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो बताती हैं कि एक बहुत बड़े एलुमिनियम के प्लेट में मतलब एक बहुत बड़ा एलुमिनियम का प्लेट ज़मीन पर रखा था और उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स थे, कटे हुए वेजिटेबल्स थे। A frail young woman is cooking that the evening meal for the whole family। तो एक यंग वुमेन जो वीक दिख रही थी, फ्रेल मतलब वीक, और वो पूरे लोगों के लिए, पूरे फैमिली के लिए शाम का खाना पका रही थी। थ्रू आइज़ फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। तो क्योंकि वो ऐसे फायरवुड चूल्हे पे खाना बना रही थी तो बहुत स्मोक के कारण मतलब उनका आँख पूरे धुआं से भर गया था, मतलब आंसू निकल रहे होंगे धुआं के कारण। तो फिर वो स्माइल करती हैं ऑथर और मुकेश को देख के। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father। तो बताती हैं कि वो जो वुमेन थी, जो यंग वुमेन थी, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी और उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और उतने कम उम्र में ही वो डॉटर इन लॉ बन गई थी और वो 3 लोगों का ध्यान रखती थी। किसका? मुकेश का, मुकेश के बड़े भाई का और उन दोनों के पापा का, ठीक है, उन दोनों के फादर का। Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face। तो यही मतलब ऐसा होता था कि जब भी घर के बड़े बुजुर्ग लोग आते थे तो वो हमेशा दीवार के पीछे जाके व्हील ले आती थी, मतलब घूंघट तोड़ लेती थी। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders। तो ये कस्टम था, मतलब ये कस्टम था कि ऐसा करना ही है डॉटर इन लॉ को। इन द केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। यहाँ पे भी जो एल्डर है, ठीक है, जो फादर है दोनों के, मुकेश और उसके ब्रदर के, वो एक बैंगल मेकर है, पुअर है थोड़े। In this case, the elder is despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles। तो ऑथर बोलती है कि इन्होंने उनके फादर ने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी भर। पहले वो एक टेलर थे, उसके बाद अब बैंगल मेकिंग पे आ गए। इसके बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी वो अपना हाउस रेनोवेट नहीं करवा पाए, वो अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए। तो वो बस एक ही काम कर पाए, अपने बेटों को एक चीज़ सिखा पाए, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उनको भी बैंगल बनवाना कैसे बनाते हैं वो उन्होंने सिखाया। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles।
तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है ये तो इसका डेस्टिनी है, ठीक है, ये इसका कर्म है, इसको ये करना ही पड़ेगा, मतलब इसको बैंगल मेकिंग करना ही पड़ेगा। और फिर वो बोलती हैं कि ग्रैंड मदर भी अपने हस्बैंड को देख चुकी थी कैसे वो ब्लाइंड हो गए थे इसी बैंगल मेकिंग जो काम करते करते, फर्नेसेस के सामने, ग्लास वेल्डिंग, ये सब के सामने उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी रोकन? तो बोलते हैं क्या ये जो तब से चला हुआ जो मतलब हमारे पूरे जनरेशन सब बैंगल मेकिंग में है, तो क्या ये रुक सकता है? क्या इसको मतलब कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बोलती हैं कि ये लोग एक कास्ट ऐसे कास्ट में पैदा लिए हैं, मतलब जो सिर्फ बैंगल बनाते हैं और वो ज़िंदगी भर सिर्फ बैंगल ही देखें और कुछ नहीं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर्स हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, मतलब हर जगह, हर दूसरे घर, हर दूसरे गार्डन, मतलब हर दूसरे बगीचे में, हर स्ट्रीट, फिरोज़ाबाद के सारे स्ट्रीट में सिर्फ बैंगल्स दिखते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। हर तरीके के बैंगल्स, जो रेनबो में 7 कलर होते हैं, उन 7 कलर से जितने भी कलर बन सकते हैं उन सारे तरीके के बैंगल्स मिलते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स पुश्ड बाई यंग मैन along the नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। तो लाइन माउंट्स मतलब एक पाइल में रखे रहते हैं, और अनकेम्प्ड यार्ड्स मतलब कोई गंदे से जगह, मतलब कोई गंदा जगह होगा, और फिर उनको एक 4-wheeled कार्ट के ऊपर रख दिया जाता है, और फिर उसको कोई आदमी खींचता है। और कहाँ से ले जाता है? मतलब छोटे छोटे पतले पतले गलियों से ले जाता है शैंटी टाउन के, मतलब फिरोज़ाबाद, शैंटी मतलब एक छोटा सा टाउन के छोटे छोटे गलियों से वो ले जाते हैं ताकि वो मार्केट तक जाएं और उसको बेचें। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स हिट द बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। तो बताती हैं कि छोटे छोटे झोपड़ियों के बगल बाहर, मतलब अंदर छोटे छोटे झोपड़ियों के पास जहाँ पे ऐसे ऑयल लैम्प चल रहा है जो कि फ्लिकर हो रहा है, जो ठीक से नहीं जल रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बैंगल्स बनाते रहते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। तो बोलते हैं कि उनकी आँखें अब डार्क मतलब अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गए, और अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गए मतलब वो दिन भर सिर्फ बैंगल बनाते हैं, उस दुनिया में और क्या है उनको नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ बैंगल बनाते रहते हैं। और दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसी के कारण ये छोटे छोटे बच्चे जिनको बचपन से ही बैंगल मेकिंग में लगा दिया जाता है, वो ये सब के कारण अपना आईसाइट खो देते हैं। सविता, यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, सिट्स अलॉन्गसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो सविता एक छोटी सी लड़की है जो एक पिंक ड्रेस पहनी हुई है, वो एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई है और वो ग्लासेस को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे जैसे उसका हाथ एक मशीन के पार्ट्स की तरह चलते जा रहा है। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। तो ऑथर बोलती हैं कि जैसे जैसे इसका हाथ चला जा रहा है तो मैं सोचती हूँ कि क्या इस मतलब सविता को पता है कि ये जो बैंगल से बना रही है इसका ये कितना प्योर है, इसका क्या एक्चुअली में मतलब होता है। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो बोलती है कि ये जो इंडियन वुमेन होती है उसके सुहाग को सिम्बलाइज़ करता है, मतलब ऑस्पिशियसनेस मतलब बताता है कि जो मैरिज हुआ है ये एक मतलब मैरिज ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, एक फ्यूचर के लिए ये क्या करता है, एक ब्लेसिंग देता है। इट विल डॉन ऑन अ सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज draped with a red wheel, her hands dyed with red with henna and red bangles rolled onto her wrists। तो ऑथर बोलती है कि एक दिन इसे समझ आएगा जब इसके हेड पे मतलब उसके सर पे का लाल कपड़ा डाला जाएगा, उसका हाथ में मेहंदी लगेगा और उसके हाथ व्रिस्ट्स पे उसके कलाइयों में चूड़ियाँ मतलब बैंगल्स वो पहनेगी। शी विल
देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उसी वुमेन के तरह जिसके बगल में सविता बैठी हुई है, और ये वुमेन भी बहुत साल पहले एक ब्राइड बनी थी. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. तो बोलती हैं कि ये जो एल्डरली वुमेन है, इनके हाथ में अभी भी वो चूड़ियाँ हैं, मतलब अभी भी वो बैंगल्स पहनी है, लेकिन अब इनके आँखों में वो लाइट नहीं रहा. अब लाइट नहीं रहा, इसका कहने का मतलब क्या है? ये बोल रही हैं कि वो एल्डरली वुमेन कि एक वक्त से उन्होंने खाना भी नहीं खाया. और ये वो एल्डरली वुमेन ऐसे मतलब एक ऐसे वॉइस में बोल रही है कि जिसको सुन के लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई जॉय नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नो लाइट इन हर आइज़. अब नो लाइट इन हर आइज़, अब इनके लाइफ में कुछ भी ऐसा अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसके लिए वो खुश हो. ठीक है, और इन्होंने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया. शी हैज़ नॉट इवन एन्जॉयड वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. तो यही है कि उन्होंने कभी भी एक मतलब पेट भर के कभी खाना नहीं खाया अपने ज़िंदगी भर. हर हस्बैंड दैट्स वॉट शी रीप्ड. ठीक है, तो ये ऑथर बोलती कि यही सब मतलब अपने लाइफ टाइम इन्होंने कुछ नहीं खाया, यही सब इस एल्डर लेडी को मिला है. रीप मतलब मिला है. ठीक है. Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles." तो वो जो एल्डर लेडी है उनके जो हस्बैंड है वो ओल्ड मैन है ऑब्वियसली, उनका भी एक फ्लोइंग बियर्ड, बहुत बड़ा बियर्ड है, और वो बोलते हैं कि मुझे बैंगल्स के अलावा तो कुछ पता ही नहीं है. ऑल आई हैव डन इज़ मेक हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. मैंने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ किया है कि मैंने अपने फैमिली के लिए एक घर बनाया जिसमें वो रह सके. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. तो ऑथर बोलती हैं कि इनको सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के घर के ऊपर तो छत ही नहीं है. एटलीस्ट इनके पास तो अपना रहने का एक जगह है जहाँ पे ये आराम से रह सके. इनके सर के ऊपर एक छत है. तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया है. The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. तो बोलती हैं कि ये तो हर घर की कहानी है कि इनके पास इतने ही पैसे हैं जिससे वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सके. इतने भी पैसे नहीं है कि पेट भर खाना खा सके. ये तो हर घर की कहानी है. The young man echoed the lament of their elders. तो ऑथर बोलती हैं कि जो जवान लोग होते हैं वो तो वही कंप्लेन करते रहते हैं जो उनके बड़े करते थे. अब वो करने लगे वही सेम कंप्लेन. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद. इसको देख के यही लग रहा है कि समय मतलब कुछ बदला नहीं है फ़िरोज़ाबाद में. जो बड़े कंप्लेन करते थे वो अभी उनके बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability of dream. तो ये जो बैंगल मेकिंग जो एक ट्रेडिशन बन गया था, इसने क्या किया था, ये ख़त्म कर दिया था किसी के भी एबिलिटी ऑफ ड्रीम को, कि वो कुछ और कर सके, वो कुछ और नया करना चाहे, वो उसके एबिलिटी को ख़त्म कर दिया था ये ट्रेडिशन. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो ऑथर कुछ बैंगल मेकर से पूछिए, आप अपना एक कोऑपरेटिव बना लीजिए, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, आपको उससे ज़्यादा वो होगा, प्रॉफिट होगा. तो वो बताती हैं कि वो जिनसे बात कर रही थी वो तो मतलब वो एक जाल में फंस चुके थे. मिडल मैन जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके जाल में मतलब किसी तरीके से फंस गए होंगे. हो सकता है कुछ लोन होगा, कुछ डेप्थ होगा, उसके कारण. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो वो लोग हैं जिनसे ऑथर बात कर रही थी, वो बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करते भी हैं, हम अपने कोऑपरेटिव बना भी लें, तो हम ही को पुलिस मारेगी, हम ही को वो जेल ले जाएगी और बोलेंगे कि हमने कुछ गलत किया है. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. तो ऑथर बोलती हैं कि इन लोगों के बीच ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके कि ये चीज़ों को दूसरे ढंग से देखें. Their fathers are tired as they are. They talk endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice.
तो बोलती हैं कि मतलब इनके जो फोर फादर्स थे, इनके फादर्स थे, वो भी इसी सब से मतलब थक चुके हैं, ठीक है। ये भी और ये लोग भी अब इसी चीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। इनके बातें कभी उनके गरीबी के बारे में बात करते रहते हैं, या फिर एपैथी, मतलब कैसे जो बड़े मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो लोग कैसे उन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। टू ग्रीड, कैसे वो लोग लालच करते हैं, और इनजस्टिस जो होता है उनके साथ, इस सब के बारे में वो लोग बात करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। तो इन लोग को सुन के मुझे अब दो तरीके की दुनिया दिखने लगे हैं यहाँ पे। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा फैमिली है जो वो पॉवर्टी में, मतलब वो बहुत पुअर है, और फिर वो मतलब वहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि तुमको यही करना है, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ कास्ट मतलब तो ये तुम ऐसे कास्ट में पैदा ली हो जो बैंगल मेकिंग ही करे, ठीक है। तो ऐसा एक ऐसा दुनिया है। और दूसरा है द अदर, अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो बोलते हैं कि सॉरी, जो ऑथर है वो बोलती हैं दूसरा जो है दुनिया, वहाँ पे ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं जो इन लोग को क्या करते हैं, दबा देते हैं। जो कौन कौन है, साहूकार्स, मिडल मैन, पुलिस मैन, ये लोग इन लोगों को दबा देते हैं, जो गरीब लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. तो बोलते हैं कि ये सब मिल के ही मतलब इन लोग के वजह से ही आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना जो उनका लाइफ है उसको एक्सेप्ट कर लेते। जैसे वो बैंगल मेकर बनना है तो उनको बनना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेते एज इट इज़, जैसे उनके फादर ने किया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो कुछ और करना चाहे तो मतलब ये बहुत हिम्मत वाला काम है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और यहाँ पे किसी भी बच्चे को ऐसा सिखाया नहीं गया, मतलब किसी को ऐसा हिम्मत दिखाना सिखाया तो गया नहीं है। वॉट आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन जब मैं मुकेश के अंदर ये डेयर देखती हूँ, मैं वो देखती हूँ कि हाँ वो कॉन्फिडेंट है, तो मुझे मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। तो वो वापस बोलता है कि हाँ मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न। वो एक गराज जाएगा और वो सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो बोलती हूँ था लेकिन गराज उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो मुकेश बोलता है नहीं मैं चल के चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो हैव अ ड्रीम, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो ऑथर पूछती है क्या तुम्हारा ये भी सपना है कि तुम कभी प्लेन उड़ाओ। ही इज़ सडनली साइलेंट। वो एकदम चुप हो गया, मुकेश चुप हो गया। नो, ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। तो मुकेश बोलता है नहीं, वो ज़मीन की तरफ थोड़ा देखता है, मतलब थोड़ा उसको अजीब लग रहा होगा, एम्बैरेसमेंट लग रहा होगा। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। मतलब ये एम्बैरेसमेंट ऐसा नहीं कि शर्मिंदा था, उसको थोड़ा शर्म आ रहा होगा, ठीक है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। बोलता है कि ऑथर बोलती हैं कि मुकेश अभी गाड़ियों के ही सपनों से खुश है, उसी में सेटिस्फाइड है, ठीक है। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फिर वो बोलती हैं कि कुछ अभी कुछ प्लेन्स जा रहे हैं फिरोज़ाबाद के ऊपर से, वो देखती हैं ऑथर, और फिर कहानी ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी था मुकेश के बारे में। तो हमने देखा कैसे दो लड़कों के बीच यहाँ पे कहानी रिवॉल्व हुआ। पहला था साहिब और दूसरा मुकेश। साहिब जो उसको लाइफ दिया गया था रैग पेकर, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर बाद में वो टी स्टॉल में काम करने लगा, और फिर वो अपना मास्टर नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे मुकेश एकदम कॉन्फिडेंट था, वो अपना ही मास्टर रहना चाहता था, और वो बैंगल मेकिंग में नहीं जाना चाहता था, वो कुछ नया करना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। तो ऐसे दो अलग अलग स्टोरीज़ के थ्रू ऑथर ने दिखाया कैसे पॉवर्टी के बारे में बताया, इनके लाइफ के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।